सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय से मैं प्रतिभा शर्मा, सह आचार्य भूगोल। अभी से पूर्व भी हमने आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के विषय में चर्चा की थी। द्वितीय वर्ष का आर्थिक एवं संसाधन भूगोल का ही आज हमारा चर्चा का विषय है, आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले कारक। अभी से पूर्व हमने आर्थिक भूगोल के से अभिप्राय, उसके विषय क्षेत्र, उसके उद्देश्य और उससे संबंधित सभी संकल्पनाओं के विषय में पर्याप्त चर्चा की। इसमें हमने ये ज्ञात किया कि विश्व के भिन्न भागों में, क्योंकि सारी जो भौतिक, आर्थिक, सामाजिक अनेकों दशाओं में पर्याप्त भेद देखने को मिलता है, यही कारण है कि वहाँ विश्व के भिन्न भागों में आर्थिक क्रियाकलापों में भी संपूर्ण भिन्नता हमें देखने को मिली। तो अब हम शुरू करते हैं क्रियाकलापों के विषय में। मनुष्य के द्वारा जो आर्थिक क्रियाकलाप विश्व के भिन्न भागों में किए जाते हैं, तो उनके प्रकार, वितरण एवं विकास को वो सारी दशाएं प्रभावित करती हैं जिन क्षेत्रों में उन क्रियाकलापों का निष्पादन किया जा रहा है। विश्व में किए गए आर्थिक क्रियाकलापों का यदि हम अवलोकन करें तो उनमें भिन्नता का कारण प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, भूगर्भिक, तकनीकी जैसे कारक होते हैं। अतः इन प्रभावों को हम निम्न प्रकार की सूची से अभिव्यक्त कर सकते हैं। आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले कारक। तो जैसा कि अभी वर्णन किया गया कि कौन कौन से कारक हो सकते हैं, तो उनको इस प्रकार से हम सूचीबद्ध कर देते हैं। प्रथम प्राकृतिक, द्वितीय सांस्कृतिक सामाजिक, तृतीय सांस्कृतिक, चौथा आर्थिक, पांचवा राजनीतिक, छठा ऐतिहासिक तथा तकनीकी कारक। अब पहले हम इसको विस्तार से करते हैं कि प्राकृतिक कारकों ने किस तरह से विश्व के भिन्न प्रांतों में मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों पर अपना प्रभाव डाला है। तो प्रथम है प्राकृतिक कारक। अब क्योंकि जैसा कि हम प्राकृतिक कारक वाली श्रेणी में इसे गिन रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वे संपूर्ण पृथ्वी पर वे समस्त प्राकृतिक कारक जो कि आर्थिक क्रियाकलापों पर अपनी छाप छोड़ते हैं, तो इन्हें हम पुनः सूचीबद्ध कर लेते हैं। प्राकृतिक के अंतर्गत पहला स्थलाकृतिक, फिर मृदा, भूगर्भिक संरचना, चौथा वनस्पति, पांचवा जल राशियाँ, छठा जीव जंतु और जलवायु। अब ये स्पष्ट है कि सारे के सारे भौगोलिक तत्व, दशाएं आदि हैं, स्थितियां हैं जो कि आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित कर रही हैं। तो इसमें सर्वप्रथम हम स्थलाकृति को ले लेते हैं। अब जहां हम स्थलाकृति की बात करते हैं, तो हमें अच्छी तरह से ज्ञात है कि भूगोल में स्थलाकृतियों को जो द्वितीय श्रेणी है, प्रथम श्रेणी तो महाद्वीप, महासागर हैं, द्वितीय श्रेणी में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि, तथा तृतीय श्रेणी वाले इन्हीं पर्वत, मैदान, पठार, तटवर्ती क्षेत्र, इनमें पाई जाने वाली छोटी छोटी स्थलाकृतियों को सम्मिलित किया जाता है। तो अब हम स्थलाकृति की बात करते हैं। यदि हम आर्थिक क्रियाकलापों का अवलोकन इन भूदृश्यावलियों के संदर्भ में करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि नदी घाटी क्षेत्र जितने भी विश्व के हैं, जो नदी द्वारा सिंचित हैं, जहाँ पर नदी ने ला करके जलोढ़ का निक्षेप किया है, स्वाभाविक है कि वो विश्व के उर्वरतम क्षेत्र हैं। तथा इन सभी क्षेत्रों में, नदी सिंचित घाटी क्षेत्रों में, विश्व में वृहत पैमाने पर कृषि का कार्य देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं दूसरे स्थल रूप पठारी क्षेत्र की। ये स्पष्ट है कि विश्व के अधिकांश पठारी क्षेत्र जो हैं वो खनिज बाहुल्य के क्षेत्र हैं। तो इसीलिए मनुष्य के जो क्रियाकलाप इस पठारी क्षेत्र से संबंधित हैं, अधिकांशतः खनन के हैं। तो प्राथमिक क्रिया के रूप में
आर्थिक क्रिया के रूप में प्राथमिक खनन का कार्य किया जाता है। अब जब खनन से खनिजों को प्राप्त कर लिया जाता है तो उनकी उपयोगिता क्या हो, तो उससे संबंधित आसपास के क्षेत्रों में उद्योग भी उन्हीं खनिजों से संबंधित स्थापित हो जाते हैं। तो पठारी क्षेत्र से हमें स्पष्ट हुआ कि खनन का कार्य और औद्योगिक कार्य भी संपादित हो जाता है, साथ साथ में परिवहन का कार्य भी हो जाता है, क्योंकि जो कच्चा माल जिससे विनिर्माण किया गया है तो उसको बाजारों तक भेजना, उसके मूल्य वृद्धि करना नितांत आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यापार भी उससे जुड़ा हुआ रहता है, यातायात और व्यापार। अब तटवर्ती क्षेत्रों की बात करें तो तटीय क्षेत्र जो हैं वहाँ पर क्या है, ज्वारों के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। सागरीय भाग में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं जो भोज्य पदार्थ के रूप में होते हैं, उनसे संबंधित कई सारे आर्थिक क्रियाकलाप देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि केवल भोज्य पदार्थ ही समुद्री तट पर प्राप्त होते हैं, अपितु अनेकों खनिज की भी प्राप्ति हो जाती है। इसके साथ साथ जितने सागर तट वाले क्षेत्र में हैं उसमें जलीय यातायात की भी क्रियाएं देखने को मिलती हैं। अब यदि हम भू आकृति के संदर्भ में ही मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। उसमें सामान्यतः अपरदन के प्रभाव से मिट्टी में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि सिंचाई कर दी जाए तो संभवतः कुछ कृषि का कार्य किया जा सकता है। अन्यथा सामान्यतः विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्र में मोटे अनाजों की उपज देखने को मिलती है, तो कृषि का स्वरूप भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो मोटे तौर पर आर्थिक क्रियाकलाप उभर कर आता है वो पशुचारण से संबंधित होता है। इसको एक बार इसमें हम इंगित कर लेते हैं। नदी, घाटियाँ, कृषि के कार्य से संबंधित, पठारी क्षेत्र, खनिज बाहुल्य होने के कारण, खनिज बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण खनन, उद्योग तथा परिवहन जैसे आर्थिक क्रियाकलाप प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। तटवर्ती क्षेत्रों की बात करें यहाँ सागरीय भोज्य पदार्थ, इसमें मूल रूप से मत्स्याखेट तो होता ही है, भोज्य पदार्थ, कई खनिजों की उपलब्धता तथा ऊर्जा के संसाधन, ऊर्जा संसाधन के साथ साथ समुद्री व्यापार को भी हम इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। समुद्री व्यापारिक गतिविधियां भी तो ये स्थलाकृति का प्रभाव था जिसके प्रतिफल में विश्व के भिन्न भागों में आर्थिक क्रियाकलापों में भिन्नता पाई जाती है। दूसरा पक्ष हम लेते हैं मृदा, कि मृदा किस तरह से विश्व के भिन्न प्रांतों में आर्थिक क्रियाकलापों के लिए भिन्नता की उत्तरदायी होती है। अब जब हम मृदा की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है कि मृदा के किन पक्षों का अध्ययन किया जाए। इसके अंतर्गत मृदा के कणों की संरचना, जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं उनके बारे में हम कर रहे हैं चर्चा, कि मृदा के कणों की संरचना, मृदा की रासायनिक संरचना, रासायनिक
मृदा में पाई जाने वाली आर्द्रता, तथा उसमें विद्यमान जीवांशों की मात्रा। मृदा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मनुष्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है उसके जीवन के लिए। अतः अनेकों गतिविधियां, मनुष्य के अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप मृदा से संबंधित होते हैं। अब मृदा के प्रत्यक्ष पक्ष की यदि हम बात करें तो मृदा में कणों की संरचना यदि ऐसी होगी कि उसमें जलधारण क्षमता पर्याप्त हो, रासायनिक संरचना की बात हम करें तो उसमें पोषक तत्व विद्यमान हो जो कि भिन्न प्रकार के वानस्पतिक उपज के लिए सहायक हों, आर्द्रता का होना जिससे कि नमी के माध्यम से पादप पनप सकें, पादप तथा अन्य प्रकार की वनस्पति पनप सके। इसके साथ साथ जीवांश, क्योंकि जीवांशों का मृदा में होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि वो वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं और वनस्पति के विकास में सहायक होते हैं। अब जो हमने बात की कणों की संरचना, रासायनिक संरचना, आर्द्रता तथा जीवांश की मात्रा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हैं। अब हम बात करते हैं प्रत्यक्षतः कि कौन कौन से आर्थिक क्रियाकलाप हैं जो मृदा से जुड़े हुए हैं। तो मृदा के प्रभाव के कारण से दोनों ही प्रकार की वानस्पतिक उपज संभव है, चाहे वो मनुष्य के द्वारा उपजाई हुई वनस्पति हो यानी कि कृषि के कार्य, विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न, मुद्रादायनी फसलें आदि, और इसके साथ साथ जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका स्वरूप भी मृदा के स्वभाव पर ही निर्भर करता है। तो मृदा की जो बात हम करें तो इसमें हम कृषि की बात करते हैं सबसे पहले। तो कृषि में विश्व के जितने भी काली मिट्टी वाले क्षेत्र हैं तो वो विश्व की कपास की उपज के लिए अत्यधिक विख्यात है। ऐसी स्थिति में अब कपास वाले क्षेत्र जहाँ कपास की उपज की जा रही है, काली मिट्टी वाले क्षेत्र हैं, तो उनमें कपास से संबंधित कृषि का कार्य और सूती वस्त्र उद्योग प्रमुखतः देखने को मिलता है। अब जैसे हम बात करें विश्व के नदीकृत मैदानों की, तो क्योंकि जलोढ़ मृदा का विस्तार पर्याप्त मात्रा में होने के कारण से कृषि का कार्य मुख्य तौर पर देखने को मिलता है, वृहत पैमाने पर देखने को मिलता है। फिर इसके अतिरिक्त जितने भी लाल मिट्टी के क्षेत्र हैं विश्व के, तो वहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं जिनका काष्ठ जो है, जिनकी लकड़ी जो है वो फर्नीचर उद्योग के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये सारे के सारे उदाहरण जो हमने कहे, तो इस तरह से प्रत्यक्ष रूप में तो कृषि और वानस्पतिक उपज के लिए मृदा उत्तरदायी है। अगर वन क्षेत्र हैं तो वन से संबंधित आर्थिक क्रियाकलाप देखने को मिलेंगे। अन्यथा यदि मृदा पोषक तत्वों से भरपूर है तो उस स्थिति में कृषि का कार्य देखने को मिलता है। तो ये प्रत्यक्ष प्रभाव हुआ। इसके अतिरिक्त परोक्ष प्रभाव की बात हम ये करें तो उसमें जितने भी कृषि से संबंधित कृषि उत्पादों, चाहे वो खाद्यान्न हैं या मुद्रादायनी फसलें हैं, उनसे संबंधित, या फिर वन से प्राप्त लकड़ी या वन से प्राप्त अन्य जो तत्व हैं, अन्य संसाधन हैं, उन सब के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो मृदा का ही परोक्ष प्रभाव है। तो उद्योग परोक्ष प्रभाव के रूप में और प्रत्यक्ष में कृषि को। तो प्रत्यक्षतः प्रत्यक्ष प्रभाव में कृषि का कार्य है। अब कृषि के अंतर्गत भी खाद्यान्न, उपज, मुद्रादायनी फसलें, चारा, पशुओं हेतु पशुचारण के लिए, पशुचारण जैसे आर्थिक क्रियाकलाप के लिए चारा आदि। और परोक्ष की यदि हम बात करें तो परोक्ष प्रभाव में
परोक्ष प्रभाव के अंतर्गत कृषि उत्पादों से संबंधित व्यवसाय, उद्योग तथा वानिकी से संबंधित तथा वन से संबंधित, हम ये कह देते हैं वन से संबंधित उद्योग। अब बात करते हैं वनस्पति की। जैसा कि हमने मृदा के संबंध में बात की कि मृदा मूल कारण है विश्व के भिन्न भागों में वनस्पति भेद पाए जाने के कारण से, उसी के तहत ये जो अभी तक हमने वर्णन मृदा में कहा, तो हम इसको वनस्पति के रूप में ले सकते हैं कि वनस्पति को हम दो वर्गों में रख लेंगे। कृषि कार्य, कृषि से संबंधित वनस्पति, जिसकी अभी हमने चर्चा की। साथ ही साथ प्राकृतिक वनस्पति, वनों की बात, प्राकृतिक वनस्पति। अब कृषि के संबंध में हम कह चुके हैं कि मुद्रादायिनी फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें हैं या पशुओं के चारा हेतु फसलें हैं। इसके साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति की यदि हम बात करते हैं तो उस पर आधारित उद्योग, अनेकों उद्योग वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति पर आधारित भी पाए जाते हैं, जैसे कागज एवं लुगदी उद्योग, फर्नीचर उद्योग इत्यादि। अब हम बात करते हैं जलराशियों की। तो जलराशियों का प्रभाव, जलराशि की यदि हम बात करें तो पृथ्वी पर जलराशि को हम 3 वर्गों में रख सकते हैं। धरातलीय जलराशियां, इसमें नदी, झील तथा मानव निर्मित नहरें इत्यादि। फिर बात करते हैं, ये एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष है भूमिगत जल, तथा तीसरा है सागरीय जल। विश्व के भिन्न भागों में जैसे धरातलीय जल का स्वरूप देखने को मिलता है। नदियां हैं वो सतत वाहिनी है, आंतरिक हैं, अल्पकालिक हैं, किस तरह की हैं। झीलें जो हैं प्राकृतिक झीलें हैं या मानवकृत झीलें हैं, और नहरें जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं। इसमें मूलतः जो आर्थिक क्रियाकलाप देखने को मिलता है वो कृषि का कार्य है। और इसके अतिरिक्त सिंचाई, कृषि का ही सिंचाई वाला पक्ष, और कई नहरों, झीलों, नदियों में नौवहन और मछली पालन, नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पादन, तो ये कई सारे आर्थिक क्रियाकलाप हैं जो जलराशियों से संबंधित हैं। धरातलीय जलराशियों के विषय में हमने कहा। अब भूमिगत जल के विशेष जो महत्व है वो सिंचाई से संबंधित है। और सागरीय जल की वापस से हम बात करते हैं कि यहाँ सागर तट में पाए जाने वाले जो ज्वार भाटे हैं उनसे भी ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। अब 5वां वाला पक्ष हम ये लेते हैं, जीव जंतुओं की बात करें, इसको पुनः हम 2 वर्गों में बांट देते हैं, जिस पर विश्व के भिन्न भागों में आर्थिक क्रियाकलाप में भेद देखने को मिलता है। तो इसमें जो स्थलीय जीव हैं, अब स्थलीय जीव जो हैं इनको भी हम 2 वर्गों में रख लेते हैं, मवेशी
मतलब वे सारे जीव, वे सारे पशु जो कृषि से संबंधित हैं, कृषि के किसी न किसी रूप से संबंधित हैं। और दूसरा है अन्य जीव, जिसमें हाथी, घोड़ा इत्यादि। तो ये सारे के सारे जो मवेशी की यदि हम बात करें तो ये या तो कृषि कार्य में सहयोगी होते हैं किसी न किसी रूप में। इसके साथ साथ इन पर आधारित डेयरी उद्योग देखने को मिलता है। डेयरी उद्योग के अतिरिक्त जैसे हम भेड़ की, गाय, भैंस, भेड़, इनकी बात करें तो दूध की भी प्राप्ति होती है। इनका खाल पर आधारित चमड़ा उद्योग भी है। इसके साथ साथ भेड़ और ऊंट की बात करें तो उनसे ऊन प्राप्त होती है। तो ये सारे जो स्थलीय जीव में मवेशी का जो श्रेणी है, तो उससे डेयरी उद्योग और अन्य कई सारे उद्योग इन पर आधारित हैं। अन्य पशु जैसे हाथी दांत, यद्यपि अब तो रोक लगी हुई है, लेकिन पशुओं के कहीं पशुओं की खाल, कहीं खुर इत्यादि भी, उन पर आधारित भी उद्योग देखने को मिलते हैं। अब सागरीय जल की बात करें हम, जीव जंतु की बात जो कर रहे हैं, इसमें जलीय प्राणी, जलीय जीव जंतु, इसके विषय में हमने पर्याप्त बात की कि ज़्यादातर विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, यदि मछलियाँ हैं कॉड, हैरिंग, सामन, तो इनमें कॉड लिवर ऑयल जो कि मेडिकल उद्योग से भी में भी सहायक होता है। इसके अलावा मछलियों का मछली आहार के रूप में भी है। उन्हें सुखा करके उन्हें कई सारे प्रिजर्वेशन वाले भी उद्योग इन पर आधारित हैं। इसके अलावा जलीय जीव जंतु की बात हम करें तो इसमें जो जीव जंतु जो हैं, इसमें मोती प्राप्त होता है। मूंगे से मूंगा प्रवाल भित्ति से हमें मूंगे की प्राप्ति होती है। तो ऐसे कई सारे जीव जंतु हैं जो कि प्रत्यक्ष मनुष्य के उपयोग की भी पूर्ति करते हैं, साथ में उन पर आधारित अनेकों उद्योग भी देखने को मिलते हैं। अब अगला बिंदु हम लेते हैं जलवायु। अब जलवायु की जब हम बात करें तो इसमें जलवायु के जो भिन्न पक्ष हैं वो किस तरह से मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। इसमें जलवायु में के विभिन्न पक्ष तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हिमपात, ओला, वर्षा, चक्रवात इत्यादि अनेकों तत्व हैं जो कि जलवायु का निर्धारण करते हैं। जिसमें जब हम आर्थिक क्रियाकलाप के संदर्भ में जलवायु पक्ष की चर्चा कर रहे हैं तो इसमें 3 वाले पक्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पहला वाला है ताप। अब ताप की जहाँ तक बात है, ताप से प्रत्यक्षतः वानस्पतिक उपज, कृषि कार्य और वनस्पति आधारित उद्योग पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। वो उससे संबंधित आर्थिक क्रियाकलाप देखने को मिलते हैं। तो ताप जो है वो वनस्पति पर प्रभाव डाल रहा है, सौर्य ताप। फिर इसके अतिरिक्त सौर्य ताप ऊर्जा भी हमें प्राप्त हो रही है। सौर ऊर्जा जो है वो एक अनकन्वेंशनल वाला सोर्स है एनर्जी का। फिर इसके अलावा वर्षा, जब हम वर्षा की बात करें तो स्वाभाविक है कि कृषि कार्य के लिए तो नितांत आवश्यक है। मनुष्य की सबसे बड़ी जो आवश्यकता है स्वाभाविक है कि भोजन आपूर्ति। तो कृषि कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप है। तो कृषि कार्य के लिए वर्षा की एक अहम भूमिका है। कृषि कार्य साथ ही साथ में वर्षा सहायक होती है वन विवर्धन के लिए कि वन की जो उपज है उसमें वर्षा, जिस प्रकार का विश्व में वर्षा का स्वरूप है उसी के अनुरूप वहाँ की वनस्पति पाई जाती है। जैसे हम ये देखें कि टैगा क्षेत्र में यानी कि 66.5 डिग्री
उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध वाले क्षेत्र में, तो वहाँ हिमपात पर्याप्त देखने को मिलता है, तो स्वाभाविक है कि कोणधारी वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में देखें तो वर्षा की बहुतायत है, तो फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो जो हिमपात वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर सदाबहार वन का जो प्रकार है वो है कोणधारी वन का, जबकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वर्षा के कारण से सदाबहार वन पाए जाते हैं, किंतु इनकी काष्ठ बहुत ज़्यादा कठोर होती है, तो औद्योगिक दृष्टि से इसका ज़्यादा महत्व नहीं होता है। जबकि जो शीतोष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र हैं उनमें पाई जाने वाली, उसमें वर्षा वर्ष के केवल एक ही भाग में सामान्यतः देखने को मिलती है विश्व के भिन्न भागों में। तो इन वनों के जो काष्ठ है उसमें सर्वाधिक औद्योगिक उपयोग पाया जाता है, तो वन विवर्धन में भी वर्षा सहायक है। तो इस प्रकार से वर्षा एक महत्वपूर्ण पक्ष है मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलाप के स्वरूप को प्रभावित करने के लिए। फिर हम ले लेते हैं पवनें। यद्यपि हमने भी चर्चा की कि बहुत सारे आर्द्रता है, चक्रवात है, ओलावृष्टि है, हिमपात है, तो ये अनेकों कारक हैं जो किसी न किसी तरीके से क्षेत्र विशेष में की जाने वाले आर्थिक क्रियाकलाप के स्वरूप को पर निश्चित रूप से अपनी छाप छोड़ती है। तो पवनों की जो बात करें तो इसके जो प्रत्यक्ष वाले प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, इसमें पवन चक्की द्वारा ऊर्जा का उत्पादन, तो ये कुछ प्रभाव थे जलवायु के संदर्भ में कि किस प्रकार से जलवायु मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों में एक बहुत ही प्रभावी कारक है। तो अभी तक हमने चर्चा की प्राकृतिक कारकों की कि किस तरह से प्राकृतिक कारक मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना प्रभाव डालते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक कारक की। तो जब सामाजिक कारक किस तरह से मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं, तो इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं वो हैं सामाजिक व्यवस्था विशेषकर। तो जिसके प्रमुख पहलू, जब हम सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो इसके प्रमुख पहलू के रूप में हम जनसंख्या वृद्धि, मनुष्य का स्वास्थ्य किसी भी क्षेत्र में निवासित, फिर क्षेत्र विशेष के मनुष्य के शारीरिक संरचना, शारीरिक क्षमताएं, मानसिक क्षमताएं, वहाँ पर व्याप्त आर्थिक स्तर कि वो गरीब हैं या संपन्न हैं, फिर इसके अतिरिक्त मनुष्य के शिक्षा का स्तर आदि, इन सबको हम सामाजिक कारक के रूप में ले सकते हैं। अब ये जो सामाजिक व्यवस्था किस तरह से मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करती है, तो क्योंकि सामाजिक व्यवस्था के आधार पर, किसी भी क्षेत्र विशेष के सामाजिक व्यवस्था के आधार पर हम उन क्षेत्रों को के अर्थतंत्र के स्वरूप को दर्शा सकते हैं। तो अब जब ये बात की हमने सामाजिक व्यवस्था की, तो उसका प्रतिफल के रूप में क्षेत्र विशेष में आर्थिक स्वरूप जो देखने को मिलता है उसे हम 3 वर्गों में डाल देते हैं। पहला विकसित अर्थतंत्र, दूसरा अविकसित अर्थतंत्र और तीसरा है अल्प विकसित अर्थतंत्र। अब क्योंकि हम आर्थिक क्रियाकलापों की बात कर रहे हैं कि सामाजिक व्यवस्था किस तरह से आर्थिक क्रियाकलापों पर अपनी छाप छोड़ती है, कैसा स्वरूप देखने को मिलता है, तो इन तीनों के विषय में जरा हम स्पष्ट कर लेते हैं। जो हमने विकसित अर्थतंत्र या अविकसित अर्थतंत्र अथवा अल्प विकसित अर्थतंत्र या देश की जो बात की, तो इसमें क्या स्वरूप देखने को मिलता है, तो उसका आर्थिक स्वरूप पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। अब विकसित देश की बात करें या विकसित अर्थतंत्र की बात करें तो हमें कैसा स्वरूप देखने को मिलता है, और ये सारी के सारी सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर करता है कि किस तरह के जनसंख्या का वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या विस्फोट है, जनसंख्या कम मात्रा में है, वहाँ की जनसंख्या मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है, उसकी मानसिक क्षमता
क्षमताएं कितनी हैं या शिक्षा का स्तर कैसा है, तो ये सभी। अब विकसित अर्थतंत्र के विषय में, तो यहाँ पर जो स्वरूप देखने को मिलता है वो है कि प्रति व्यक्ति आय अधिक देखने को मिलती है। प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। इसके जो लक्षण हैं ये सारे के सारे सामाजिक पक्ष के ही प्रतिफल हैं, उसके प्रभाव हैं। फिर सकल घरेलू उत्पाद का उच्च स्तर देखने को मिलता है। सकल घरेलू उत्पाद का उच्च स्तर, फिर अधिक तकनीकी विकास, अधिक तकनीकी विकास, कम गरीबी और बेरोजगारी। स्वाभाविक है कि तकनीकी विकास अधिक है तो गरीबी की स्थिति या बेरोजगारी की स्थिति देखने को नहीं मिलती है, बहुत अल्प मात्रा में हो सकती है। कम गरीबी व बेरोजगारी, अब ये जो हमने बात की विकसित अर्थतंत्र की कि प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी या सकल घरेलू उत्पाद का भी बहुत उच्च स्तर स्वाभाविक है कि तकनीकी के प्रतिफल में देखने को मिलेगा, गरीबी का भाव होगा और बेरोजगारी भी नहीं देखने को मिलेगी। ये जो विकसित अर्थतंत्र की बात की, अगर हम विश्व के उदाहरण इसको भी हमें अंकित कर देना ज़रूरी है। ये जो लक्षण हमने विकसित अर्थतंत्र के देखे तो ये विश्व के किन भागों में देखने को मिलते हैं, उसके उदाहरण हैं अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस आदि। ये थे विकसित अर्थतंत्र की स्थिति जो निश्चित रूप से सामाजिक स्वरूप का ही प्रतिफल है। अब बात करते हैं अविकसित अर्थतंत्र की। तो अविकसित अर्थतंत्र सामान्यतः विश्व के जितने भी कृषि क्षेत्र हैं वहाँ हमें अविकसित अर्थतंत्र देखने को मिलता है। तो जो वहाँ के लक्षण हैं इस अर्थतंत्र के, उनको भी हम अंकित कर लेते हैं। कृषि निर्भरता, वहाँ की जनसंख्या सामान्यतः कृषि पर निर्भर होती है। कृषि निर्भरता। फिर जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में पूंजी और तकनीकी का अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि अधिकांश जो जनसंख्या होती है वो कृषि कार्य में संलग्न देखने को मिलती है। तो दूसरा पक्ष यदि हम लें तो द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र में पूंजी व तकनीकी का अभाव देखने को मिलता है। तो ये क्षेत्र विशेष के सामाजिक व्यवस्था की ही उसके लक्षण हैं, उसके प्रभाव हैं। तो इससे अतिरिक्त कृषि में यद्यपि कृषि में इतनी बड़े पैमाने पर जनसंख्या संलग्न होती है, उसके पश्चात भी यहाँ पर राष्ट्रीय आय में बहुत कम योगदान देखने को मिलता है। तो कृषि संलग्न जनसंख्या अधिक
उसका उच्च प्रतिशत होता है, के पश्चात भी राष्ट्रीय आय में अल्प योगदान होता है। इसके अतिरिक्त न्यून उत्पादकता, निम्न मात्रा में, क्योंकि अधिकांश जो कृषि से संबंधित खाद्यान्न का उत्पादन होता है वो स्वयं के उपभोग में ही आ जाता है, और ये विश्व के अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र भी हैं। तो न्यून उत्पादन, उत्पादकता न्यून है, उत्पादकता। लघु आकार के बाजार, विनियोग, एक्सचेंज की जो दशा है, विनियोग प्रेरणा का अभाव, तथा इसके साथ ही में इन क्षेत्रों में जो मनुष्य की जो सामाजिक व्यवस्था देखने को मिलती है, यहाँ शिक्षा और सामाजिक सेवा पर कम व्यय किया जाता है। शिक्षा तथा सामाजिक सेवा में कम व्यय, शिक्षा तथा सामाजिक सेवा में कम व्यय। अब हम बात करते हैं अल्प विकसित अर्थतंत्र की, कि किस तरह की सामाजिक व्यवस्था है और किस तरह के आर्थिक स्वरूप को प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पर अल्प विकसित क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति कम आय देखने को मिलती है। फिर राष्ट्रीय आय जो है उसका असमान वितरण देखने को मिलता है। राष्ट्रीय आय का असमान वितरण यहाँ जनसंख्या भूमि अनुपात कम देखने को मिलता है। अनुपात कम देखने को मिलता है। जो उत्पादन की जो विधियां हैं वो सामान्यतः प्राचीन होती हैं। प्राचीन उत्पादन विधियां यहाँ की जो सामाजिक स्वरूप है उसमें तकनीकी से जुड़ा सामान्यतः कम मात्रा में देखने को मिलता है। इसलिए प्राचीन उत्पादन विधियाँ से जुड़े होने के कारण फिर कई सामाजिक बाधाएं भी देखने को मिलती हैं। समाज के द्वारा प्रोत्साहन हो ये अधिक मात्रा में देखने को नहीं मिलता है। सामाजिक बाधाएं फिर इसके अतिरिक्त अपर्याप्त संचार और आवागमन सुविधाएं, अपर्याप्त संचार एवं
आवागमन सुविधाएं, कुशल श्रमिकों का अभाव होता है। तकनीकी से जुड़ाव कम होने के कारण कुशल श्रमिकों का अभाव, साक्षरता की कमी देखने को मिलती है इन क्षेत्रों में। साक्षरता में कमी, लोग यहाँ के जो होते हैं वो जातिवाद, रीति रिवाज इसी में उलझे रह जाते हैं। तो इन जातिवाद और रीति रिवाजों की प्रधानता देखने को मिलती है। जातिवाद व रीति रिवाज प्रधानता, इन अल्प विकसित अर्थतंत्र की जो बात कर रहे हैं, इसका एक बहुत कमज़ोर पहलू ये भी है कि स्त्रियों का निम्न स्तर देखने को मिलता है। स्त्रियों का निम्न स्तर, जो यहाँ वित्तीय संगठन होते हैं उसमें अनेकों दोष देखे जा सकते हैं। ये एक अपन थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदु ले सकते हैं कि दोषपूर्ण वित्तीय संगठन और इसमें इसका सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण जो किसी क्षेत्र विशेष को अल्प विकसित क्षेत्र या अर्थतंत्र बनाने के लिए उत्तरदायी है, वो ये है कि लोगों की अधिकारों के प्रति ज्ञान का अभाव। तो इसको हम निश्चित रूप से चर्चा करेंगे, इसको हम अंकित जरूर करेंगे कि लोगों की अधिकारों के प्रति ज्ञान का अभाव। ये आज जो हमने चर्चा की, यद्यपि प्रारंभ में ये वर्णित किया जा चुका है, कि जो आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाली कारक हैं उसको हमने 7 श्रेणियों में सूचीबद्ध किया। तो आज हमारे चर्चा के 2 बिंदु रहे, प्राकृतिक एवं सामाजिक। अब अगले अध्याय में आज यहीं पर समाप्त करते हैं तथा अगले अध्याय में हम अन्य वाले कारकों के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।